हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये आज लास्ट पार्ट है। इसके 2 पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? सेलर देता है बायर को। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बायर हैं, हमने 1000 का एक ड्रेस खरीदा। उस 1000 की ड्रेस पर सेलर ने हमें 10% डिस्काउंट दिया। तो 1000 का 10% कितना हुआ? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ उसने हमसे नहीं लिया, यानी कि उसने हमसे बस 900 लिया। तो वो क्या है? 100 रुपीज़ हमारे लिए क्या है? एक तरीके से बेनिफिट है। तो डिस्काउंट क्या बायर के लिए एक बेनिफिट होता है। देखिए, डिस्काउंट इज़ एदर एन अलावेंस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स out of the selling price of goods or a deduction for making prompt payment. Prompt payment, prompt मतलब अर्ली पेमेंट। कभी कभी अर्ली पेमेंट के लिए भी क्या होता है? सेलर बायर को डिस्काउंट देते हैं। ठीक है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरह के होते हैं। पहला है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है? जो परसेंटेज है हमें, मतलब कितना डिस्काउंट देना है हर एक कस्टमर को, वो फिक्स रहता है पहले से ही। उस कैटलॉग के या उस लिस्ट के बेस पे हम लोग कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं ताकि हमारे ओर से और ज़्यादा बिक्री हो, मतलब बायर सेलर की ओर से और ज़्यादा बिक्री हो और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बढ़े, इसीलिए वो लोग डिस्काउंट देते हैं। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हम लोग देते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, यानी कि अर्ली पेमेंट के लिए। ताकि कभी कभी क्या होता है, कस्टमर जब बहुत ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं तो वो क्या करते हैं, उधार पे खरीदने लगते हैं कि हम वो पैसा हमें 1 महीने बाद दे देंगे या 1 हफ्ते बाद दे देंगे, इस तरीके से। और सेलर नहीं चाहता कि वो उधार पे सामान बेचे, तो वो क्या करता है, वो कस्टमर को डिस्काउंट दे देता है ताकि वो ट्रेड डिस्काउंट तो देता ही है, उसके साथ साथ वो उसे कैश डिस्काउंट भी दे देता है ताकि वो प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दे, अर्ली पेमेंट कर दे, उधार ना ले जाए सामान को। तो ये तो था डिस्काउंट। अब नेक्स्ट टर्म है रीबेट। It is a reduction in the value of goods sold allowed by the seller after the goods have been sold. ये क्या होता है? ये कोई भी सामान हमने बेचा, मतलब हम सेलर हैं, हमने कोई भी सामान बेचा, उस सामान की वैल्यू में हमने कुछ रिडक्शन कर दिया। क्यों रिडक्शन किया? क्योंकि हो सकता है सामान में कोई कमी हो। जैसे कपड़ा है, कपड़ा हमने बेचा लेकिन वो कपड़ा क्या हल्का सा कहीं से फटा है, तो हमने क्या बोला कस्टमर से, अच्छा ठीक है तुम इसे कम पैसों में ले जाओ, थोड़ा पैसा इसमें हम कम कर देते हैं। वो क्या है? वो रीबेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, रीबेट में बी अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड और गुड्स बीइंग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। ओके, अब नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जीएसटी। जीएसटी आप लोग जानते होंगे, आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में, इसका नाम सुना होगा आपने। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वाट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा हैव बीन मर्ज्ड इनटू अ सिंगल टैक्स नोन एज जीएसटी। पहले क्या होता था? पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब बहुत सारे टैक्स होते थे। अब इन टैक्स को एक साथ मर्ज कर दिया गया है और बनाया गया है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। कोई भी सामान खरीदते वक्त हम जीएसटी पे करते हैं। एंड जीएसटी इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। और कोई भी सामान के सेल के वक्त, मतलब अगर हम सेलर हैं तो उसे सेल करने के वक्त कस्टमर से उसे कलेक्ट करते हैं, और अगर हम कस्टमर हैं, बायर हैं, तो किसी भी सामान को परचेज करते वक्त उसे हम पे करते हैं। जीएसटी के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे डिटेल में। अब है एंट्री। When a transaction or event is recorded in the books of accounts, it is called entry. जब कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंट्री। Bad debts. It is the amount that has become irrecoverable from a debtor. It is a business loss and is debited to profit and loss account as an expense. Debtor कौन होते हैं? डेटर वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार पे कोई सामान दिया होता है, कोई सामान बेचा होता है। अब वो डेटर क्या हमें पे नहीं कर सकते, तो जो अमाउंट है जो वो हमें पे नहीं कर सकते उनको हम लोग कहते हैं बैड डेब्ट्स, उस अमाउंट को। और वो अमाउंट क्या हमारे बिजनेस के लिए एक लॉस है, तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
डेबिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझिए कि जो अमाउंट डेटर पे नहीं कर सकता वो क्या है, बैड डेब्ट्स है। फिर अगला है इंसॉल्वेंट। अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट्स इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। अब देखिए, वो पर्सन या वो एंटरप्राइज, वो फर्म जो इस पोजीशन में नहीं है, जो इस स्थिति में नहीं है कि वो उसके उधार को पे कर सके, उनको, उन पर्सन को या उस एंटरप्राइज को हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। बैड डेब्ट्स उस अमाउंट को बोलते हैं जो अमाउंट पे नहीं कर पाएगा, उस अमाउंट को बैड डेब्ट्स बोलते हैं। लेकिन जो पर्सन या जो एंटरप्राइज या जो फर्म पे नहीं कर पाएगा उनको हम लोग इंसॉल्वेंट बोलते हैं। अब है सोलवेंट। अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज़ इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। वो पर्सन या वो एंटरप्राइज जो इस पोजीशन में है, इस स्थिति में है कि वो अपने डेब्ट्स को पे कर दे, वो कौन होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। फिर है स्टोर्स। स्टोर्स उन गुड्स को कहते हैं, उन आइटम्स को कहते हैं जो कि हम रखते हैं अपने बिजनेस में कंजम्पशन के लिए, ना कि उसे बेचने के लिए। द टर्म स्टोर्स इज यूज्ड टू डिनोट मटेरियल्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज for the purpose of consumption in the business and not for resale. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्टेशनरी का, हमारा शॉप है, स्टेशनरी का बिजनेस है, तो हमने 4-5 पेन या कॉपी रख ली अपने कंजम्पशन के लिए, बिजनेस में, घर पे नहीं ले गए, अपने बिजनेस के कंजम्पशन के लिए हमने रख लिया, तो वो क्या है, स्टोर्स है। फिर है रिवेन्यू। रिवेन्यू आप पढ़ चुके हैं। रिवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स द इनकम, कोई भी इनकम, उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू, ऑफ अ रिकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। रेवेन्यू एक ऐसी इनकम है जो हमें किसी भी सोर्स से मिले, अगर वो हमारे लिए इनकम है तो वो क्या है, हमारी रेवेन्यू है। फिर है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब इट इज़ द रेवेन्यू अर्न्ड बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यानी कि अगर हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज का सेल करते हैं तो उसके बदले में अगर हमें इनकम मिलती है तो वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और अदरवाइज हमें और कहीं से भी, किसी भी सोर्स से इनकम मिल रही है तो वो हमारे लिए रेवेन्यू है। फिर है एंटाइटी। एन एंटाइटी और बिजनेस एंटाइटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज़ फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज और सेलिंग गुड्स। एंटाइटी या बिजनेस एंटाइटी का मतलब होता है कि इकोनॉमिक यूनिट जिसकी वजह से हमें इनकम कमाने में आसानी हो। जैसे कि हो गया LG इलेक्ट्रॉनिक्स, मारुति सुजुकी या टाटा, ये सब क्या एक तरीके से फेमस एंटाइटी है, इनकी वजह से इनकम होता है, तो ये क्या है, एक एंटाइटी। फिर अगला है टर्नओवर। टर्नओवर मीन्स टोटल सेल्स मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में जो भी टोटल सेल्स हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं टर्नओवर। फिर अगला है लाइव स्टॉक। डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल और हॉर्सेज आर नोन एज लाइव स्टॉक। कई बार हमें हमारे बिजनेस में डोमेस्टिक एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइव स्टॉक। अब अगला है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग अ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट मीन्स आप किसी भी बिजनेस का कोई पार्ट खरीद रहे हो, शेयर खरीद रहे हो या ओनरशिप खरीद रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स। किस इंटेंशन से खरीद रहे हो, ताकि आप कुछ कमा सको, कुछ पैसे कमा सको, कुछ इनकम आए आपके पास। अब इसमें ये जो शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज है, ये आप आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। सो गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो। आज हमारा क्लास 11th का अकाउंटेंसी चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ख़त्म। ये चैप्टर ख़त्म हमारा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।